8 जुलाई है, 9 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। 42 दिन में ही नेपाल सरकार और गठबंधन यहाँ पर हो गया है छेद। क्या खतरे में पड़ गई है प्रचंड सरकार? क्या खेल हो गया है 42 दिन के अंदर ही नेपाल में? जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन पर भारत ने कर दी है डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। इस बार 200 को उड़ाया भारत ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साझेदारी की सरकार, महीने 2 महीने भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त नेपाल के अंदर। नेपाल में प्रचंड सरकार को प्रचंड सहमति मिली, सबने सपोर्ट कर दिया, विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष ने भी। दांव ही कुछ इस तरीके का खेला गया था नेपाल की संसद में। लेकिन क्या प्रचंड सरकार बची रहेगी? वैसा दिख तो नहीं रहा है। हालात तो यहाँ पर डगमगा रहे हैं। हुआ ये है कि चौथी बड़ी पार्टी ने यहाँ से वापसी का रास्ता देख लिया है, गठबंधन को छोड़ने का प्लान बना लिया है, इस्तीफा टेबल तक पहुँचा दिया है। ये चौथी बड़ी पार्टी जिसमें 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य ने मुश्किल में डाल दिया है प्रचंड सरकार। और इन सब के पीछे है कौन? तो आपको बता दें, इन सब के पीछे आपको जो ये चेहरा दिख रहा है ये है रवि लामिछाने, जो पत्रकार थे और पत्रकार से ये नेता बने। पहली बार पार्टी बनाई और पहली बार ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 20 के 20 सीट ये ले गए। सरकार के साथ बातचीत की, सरकार ने कहा कि भैया तुम हमें दे दो समर्थन, हम तुम्हें बना देंगे गृह मंत्री। पत्रकार से गृह मंत्री किसको पसंद नहीं आएगा? इन्होंने कह दिया हाँ बिल्कुल हम गृह मंत्री बनेंगे। बेचारे गृह मंत्री बन भी गए। 20 सदस्यों के साथ समर्थन दिया था सरकार को। सरकार ने वादा किया था, प्रचंड सरकार ने, कि हम तुम्हें गृह मंत्री बनाएंगे और वादा के अनुसार गृह मंत्री बना भी दिया। लेकिन अचानक से नेपाल की सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तुमने किस तरीके से गृह मंत्री का पद पाया? तुम तो गृह मंत्री के पद से भी हटो और सबसे पहले जिस पार्टी के अध्यक्ष बने हो उस अध्यक्ष से भी हटो। अब मामला क्या था? मामला ये था कि रवि लामिछाने के पास नेपाल की नागरिकता नहीं थी और जो नागरिकता इन्होंने पेश की थी चुनाव लड़ने के समय, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल की मान लिया कि अवैध है, ये नागरिकता सही नहीं है। अब रवि लामिछाने को हटा दिया गया। 27 जनवरी को इन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री पद से हटा दिया गया। उसके बाद ये अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से भी हटाए गए। जब सब कुछ हट गया तो फिर इन्होंने कथित तौर पर सारा प्रोसेस किया और नेपाल की नागरिकता हासिल कर ली। नेपाल की नागरिकता हासिल करने के बाद लामिछाने पहुँचे कि प्रचंड जी हमें फिर से बना दो गृह मंत्री, हम गृह मंत्री बनेंगे। हमने आपसे वादा किया था तो आपने भी हमसे वादा किया था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि प्रचंड कह रहे हैं कि नहीं, अभी रुको, अभी हम तुम्हें गृह मंत्री नहीं बना सकते हैं। बस इसी बात पर बवाल मच गया है और इस बात पर बवाल मचने के बाद रवि लामिछाने ने कहा कि हम तो गृह मंत्रालय लेके रहेंगे, अगर नहीं दोगे तो फिर हम छोड़ देंगे। और उन्होंने गठबंधन को छोड़ दिया है। फिलहाल वो और उनके जो 1-2 सदस्य थे जिन्हें मंत्री बनाया गया था, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया है और 20 सदस्यों के साथ ये गठबंधन से निकल रहे हैं। फिलहाल ये गठबंधन से निकल रहे हैं, लेकिन क्या ये समर्थन जारी रखेंगे या नहीं जारी रखेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर हाँ, इतना जरूर तय हो गया है कि नेपाल की सरकार 42 दिन में ही हिचकोले खाने शुरू हो गई है। अब गिरेगी कि तब गिरेगी, ऐसे वाले हालात यहाँ पर पैदा हो चुके हैं। खैर, रणनीतिक रूप से भारत के लिए नेपाल बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में बेहद जरूरी है ये ध्यान रखना कि नेपाल के अंदर आखिरकार होता क्या है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना और भारत के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है? तो आपको बता दें, ऐसे हालात लग तो नहीं रहे हैं। इस वक्त भले स्थिति स्थिर दिख रही हो, लेकिन क्या होगा ये कहना
बेहद मुश्किल है। चाइना और भारत के बीच संबंध नॉर्मल तो बिल्कुल अभी होते हुए कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वैसे हालातों में भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि आज के समय में हाइब्रिड वॉर यानी कि ऐसा युद्ध जिसमें सीधे सीधे सेना का इस्तेमाल ना हो और दूसरे देश को बर्बाद किया जा सके, इस युद्ध में दुनिया के देश ज्यादा यकीन रखने लगे हैं। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से बीबीसी और हुआवे के बीच एक तालमेल की खबर निकलकर सामने आई, जिसमें ये भी आरोप लगाया गया कि बीबीसी ने ये सब कुछ किया है चीन के इशारे पर। ऐसे में चाइना की गतिविधियां संदिग्ध जरूर होती हैं किसी देश के अंदर माहौल खराब करने के लिए भी। वैसे ही दूसरा एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी निशाने में लेने के लिए ठीक एफपीओ लॉन्च होने से पहले और चुनाव से पहले अदानी ग्रुप के बारे में रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई, जिससे अदानी ग्रुप को ठीक ठाक नुकसान हुआ और अदानी ग्रुप का ये नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का भी नुकसान है। अगर बिजनेसमैन में देखें तो अदानी वो शख्स हैं जो काफी खुलकर चाइना के बारे में बोलते आए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कुछ न कुछ किंतु परंतु जरूर है कि किस तरीके से भारत को टारगेट किया जा रहा है। कभी पीएम मोदी, कभी भारतीय अर्थव्यवस्था और कभी कुछ और चीजें। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम सतर्क रहें, चौकन्ना रहें। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही है और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से पकड़ बनाकर रख रहा है। ये चीज चाइना को कभी पसंद नहीं आएगा। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसके कंपटीशन में खड़ा हो। भारत सरकार ने अब सतर्कता बरतते हुए कुछ वैसे ही एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं जिससे कि हमारे देश में भी ताका झाकी या फ्रॉड का खेल न हो सके। बहुत तरह की ऐसे स्कैम आजकल देखने को मिल रहे हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं लोन और फाइनेंस को लेकर, और इस तरीके से मार्केट में कई एप्लीकेशन आ गए हैं जो जुए वाले एप्लीकेशन है या लोन वाले एप्लीकेशन है जो खास तौर पर ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। ऐसे में भारतीय मंत्रालय ने 230 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, जिसमें से 138 जुए वाले एप्लीकेशन थे, 94 लोन वाले एप्लीकेशन थे। कहा जाता है कि भारत सरकार ने पहले कई तरह के कंप्लेन दायर किए, उसके बाद फिर ये एक्शन लिया गया, जिसके बाद अब 230 एप्लीकेशन पर गाज गिरी है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार जो कर रही है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।